Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Sirdar Swarhan, lecturer geography from ICB G63 Islamabad. Today it's my 16th lecture of geography class 6 extended week 8. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से कबल हमारा ये मामूल होता है कि हम कुछ मिनट गुज़श्ता जो आखिरी लेक्चर दिया होता है उसको रीकैप करते हैं, लेकिन फिर अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। चूँकि हमारा आज का जो लेक्चर 16 है वीक 8 के लिए, जो एक्सटेंडेड वीक के लिए है, इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में और प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे रीकैप का मकसद ये होता है कि आपको गुज़श्ता जो लेक्चर होता है उसके बारे में उसके जो अहम पॉइंट्स होते हैं वो दोबारा याद दिलाए जाएं। गुज़श्ता जो हमारा लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर 15, उसमें लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ज़मीन की अंदरूनी साख या ज़मीन की जो साख्त है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो हम पढ़ चुके हैं उसको रिकैप करते हैं। तो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स। हमने पिछले इस प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ज़मीन को हमने ज़मीन के अंदरूनी लिहाज से, ज़मीन तो गहराई के लिहाज से हम चंद सौ फीट तक, चंद सौ मीटर तक जा सकते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदरूनी साख का हमें ज़लज़लों की लहरों से, या आप कह सकते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म की वजह से या रॉक डेंसिटी की वजह से पता चलता है कि ज़मीन की अंदरूनी साख किस किस्म की है। तो इसलिए the internal structure of the earth is divided into 4 different layers. One is the crust or lithosphere, second is the mantle, third one is the liquid outer core, and fourth one is the solid inner core. First of all, डायग्रामेटिकली भी मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट जो है वो ज़मीन का सबसे बाहर वाला हिस्सा है, और क्रस्ट जो है वो बेसिकली जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ये अपर क्रस्ट और मेंटल अपर मेंटल मिलकर जो है वो लिथोस्फीयर बनाते हैं, जो कि 8 से 40 किलोमीटर तक बनता है, और बाज़ बुक्स में 5 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक इसको कंसीडर किया गया है। बेसिकली ये 5 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक का एरिया बनता है, जिसको क्रस्ट और लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ कहते हैं। इससे नीचे मेंटल है, मेंटल की भी 2 टाइप्स है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। फिर इस मेंटल अपर मेंटल के लोअर मेंटल में एज़ोस्फीयर की लेयर पाई जाती है, जो कि जिसके ऊपर हमारी जो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है या ओशनिक प्लेट जो है वो मूव करती हैं, फ्लोट करती हैं। उससे नीचे आउटर कोर है, आउटर कोर के अंदर जो है वो इनर कोर है। तो सबसे पहले देखते हैं द क्रस्ट और लिथोस्फीयर। क्रस्ट और लिथोस्फीयर के बारे में हम इसको रिव्यू कर लेते हैं कि पढ़ भी चुके थे डिटेल के साथ। मैंने आपको इसको डायग्रामेटिकली दिखा भी दिया था कि क्रस्ट या लिथोस्फीयर क्या है। इट इज़ द लाइटेस्ट and most solid outer covering layer of the earth. It is lies just above the mantle, यानी ये mantle के ऊपर पाई जाती है, lightest और most solid outer covering layer of the earth है। and the thickness of the crust varies from the ocean to the continent, यानी oceans और continents में इनकी जो thickness है वो वेरीज करती है, वो डिफरेंट होती है। दैट इज 8 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर ऑन द एवरेज रिस्पेक्ट, यानी ये हम कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर से ये 40 किलोमीटर तक बनती है इसकी मोटाई। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रस्ट। क्रस्ट के हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी। एक था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि खुश्की के पर मुश्तमिल है, और दूसरा है ओशनिक क्रस्ट जिसको हम बहरी पोस्ट कहते हैं। और मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन दिस लेयर, ग्रेनाइट एंड बसाल्ट। ग्रेनाइट और बसाल्ट 2 किस्म की रॉक्स पाई जाती थी। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है
ये तय बर्राज़मों पर मुश्तमिल है और इसकी जो डेंसिटी है वो 2.7 है। इसकी एवरेज जो आप कह सकते हैं कि मोटाई है वो 8 किलोमीटर से लेकर 40 या किलोमीटर के दरमियान 40 किलोमीटर तक या 20 किलोमीटर हम इसको एवरेज मोटाई कहते हैं। समुद्री फर्श पर ये तय बहुत मामूली सी है, बल्कि बाज़ समुद्रों के फर्श पर तो ये सिरे से ही गायब है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ज़्यादा हिस्सा ग्रेनाइट किस्म की रॉक्स पर मुश्तमिल है, जबकि जो ओशनिक क्रस्ट है ये तय समुद्रों के फर्श पर मुश्तमिल है। ये न सिर्फ समुद्री फर्श पर पाई जाती है बल्कि बर्राज़मों के नीचे भी वाक़ है। इस लिहाज से ये एक मुसलसल तय, इसकी औसत मोटाई जो है वो 5 से लेकर 8 किलोमीटर तक है और इसकी जो डेंसिटी है इसकी 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और ये ज़्यादातर बसाल्ट रॉक्स पर मुश्तमिल और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं। फिर मेंटल की तरफ आते हैं। सेकंड जो लेयर है मेंटल, तो द बिलो द क्रस्ट के नीचे हमने पढ़ा था कि क्रस्ट के नीचे द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ इज द मेंटल, वो मेंटल पर मुश्तमिल है। द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज अबाउट 2900 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस बताई गई है वो 2900 किलोमीटर के करीब बनती है और 2900 किलोमीटर इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी डेंस रॉक्स। ये सख्त डेंस रॉक्स पर मुश्तमिल है। द पार्ट ऑफ द मेंटल बीनीथ द क्रस्ट के नीचे मेंटल का जो हिस्सा पाया जाता है सॉलिड, वो सॉलिड किस्म का है, बट इन सम पोर्शन इट इंक्लूड्स मोल्टन रॉक। लेकिन कुछ जगहों पर ये जो अपर मेंटल है ये मोल्टन फॉर्म पर भी मुश्तमिल है, फ्रॉम वेयर द लावा इरेप्ट्स, जहाँ से लावा निकलना शुरू हो जाता है, यानी क्रैक्स बनते हैं, उन क्रैक्स में लावा यानी चट्टानों के पिघलने से लावा या मैग्मा, और मैग्मा फिर ज़मीन के अंदरूनी से जब बाहर आता है तो वो लावे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, एक अपर मेंटल है और एक लोअर मेंटल है। अपर मेंटल जो है जो मुख्तलिफ प्लेट्स पर में तकसीम है, और ये प्लेट्स हर वक्त मुतहर्रिक रहती हैं और जलजलों का बायस बनती हैं, जिसमें यूरेशियन प्लेट्स है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, अरबियन प्लेट्स है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है, साउथ अमेरिकन प्लेट्स है, अफ्रीकन प्लेट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स है। पैसिफिक ओशन बाज़ाते खुद एक प्लेट है। और फिर है लोअर मेंटल, इसकी मोटाई जो है वो 2200 किलोमीटर तक है और ये तय ज़्यादा कसीब यानी ज़्यादा डेंस और बालाई मवाद से बारी है। मेंटल की एक खुसूसियत ये भी है कि इसकी सतह के नीचे 200 से 300 किलोमीटर के दरमियान एक पतली सी लेयर पाई जाती है, जिसको हम एस्टीनोस्फीयर की लेयर कहते हैं। और एस्टीनोस्फीयर क्या है? एस्टीनोस्फीयर बेसिकली क्या है कि बिलो लिथोस्फीयर यानी लिथोस्फीयर या क्रस्ट लाइज इन द लेयर ऑफ मेंटल, मेंटल से नीचे जस्ट लाइक हॉट प्लास्टिक यानी मैग्मा नीम स्याल मादे पर मुश्तमिल है, दैट मूव्स स्लोली, जो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा है ये फ्लूइड, और इसके ऊपर हमारी कॉन्टिनेंटल और जो ओशनिक प्लेट जो है वो फ्लोट करती हैं, तैर रही हैं, मूव कर रही हैं। इट इज़ नोन एज एस्टीनोस्फीयर, इसको एस्टीनोस्फीयर के नाम से पुकारा जाता है। फिर लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में द लिक्विड आउटर कोर, तीसरी जो टाइप है उसकी तरफ आते हैं ज़मीन की जो। तो बेसिकली मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि सबसे बाहर क्रस्ट है, फिर उससे नीचे मेंटल, मेंटल से फिर आउटर कोर, फिर लास्ट में इनर कोर है। तो आउटर जो आउटर लिक्विड आउटर कोर है ये माया शक्ल में है, लिक्विड फॉर्म में है, चट्टानें वहाँ पिघली हुई शक्ल में है। द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज अबाउट 2250 kilometer. This layer is composed of nickel and iron, mean nickel and ferrum in a liquefied form. Liquefied form में it is also known as knife, इसको knife के नाम से भी पुकारा जाता है। और it has the same composition as the solid inner core, इसकी composition solid inner core से मिलते हैं। नाइफ इसलिए कहते हैं निकल प्लस फेरम यानी लोहे पर मुश्तमिल है। इससे फिर फोर्थ जो लेयर स्ट्रक्चर है वो है द सॉलिड इनर कोर, जमीन की अंदरूनी मरकज़ा। द सॉलिड इनर कोर हैज़ अ रेडियस ऑफ 1220 किलोमीटर, इसका रेडियस जो है
1220 किलोमीटर के करीब है। इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल, ये भी फेरियम एंड आयरन, यानी ये भी नाइफ पर मुश्तमिल है इन सॉलिड, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये ठोस शक्ल में है। दिस इज द हैवीएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और ये जमीन की सबसे हैवीएस्ट लेयर है। तो ये थे लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। पहली जो है वो सिलिका प्लस एल्युमिनियम पर मुश्तमिल है, जिसको स्याल कहते हैं, जिसको हम क्रस्ट या लिथोस्फीयर कहते हैं। दूसरी लेयर मेंटल है, जो कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम पर मुश्तमिल है, उसको सीमा के नाम से SI सिलिका, और MA से मुराद मैग्नीशियम। और तीसरी जो है वो लेयर जो है वो कोर जो है वो नाइफ पर मुश्तमिल है, निकल यानी निकल प्लस फेरियम पर। तो ये था हमारा टॉपिक है, जो प्रीवियस टॉपिक था लेक्चर 15 वीक 8 जो एक्सटेंडेड वीक के लिए है, जो कि 15 अगस्त से 14 सितंबर तक ये 4 वीक्स का सिलसिला स्टार्ट है, और हमने इसको 7 के बाद 8 का नाम दिया है। लेक्चर 8 इसको वीक 8 का, और लेक्चर 15 इसको कंटिन्यू किया है। अब हम आज के जो लेक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लेक्चर 16 वीक 8 की तरफ आते हैं। इसमें कॉन्टिनेंटल जो मेन टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं, पढ़ना है जिनको, वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विद सपोर्टिंग एविडेंसेस के लिहाज से, यानी बर्राज़मी जो ड्रिफ्ट का नज़रिया है, यानी बर्राज़मों के धकेलने का, बर्राज़मों के हरकत करने का जो नज़रिया है वो क्या है, ये किसने पेश किया, बर्राज़म कैसे हरकत कर रहे हैं, ये खुशकी के टुकड़े कैसे मूव कर रहे हैं, ये पानी के टुकड़े कैसे फ्लोट कर रहे हैं, इनके बारे में हमने पढ़ना। और दूसरा हमने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ना है कि ये प्लेट्स क्या हैं, और इनमें इनको प्लेट टेक्टोनिक्स क्यों कहते हैं, और इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। और ये प्लेट्स कितनी किस्म की हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देख लेते हैं। अबाउट 250 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 250 मिलियन साल कबल, दिस अर्थ डिड नॉट हैव 7 कॉन्टिनेंट्स टुडे। ये जमीन जो आज आपको 7 बर्राज़मों पर मुश्तमिल और 5 समुद्रों पर मुश्तमिल नजर आ रही है, ये जमीन ऐसी नहीं थी। इट वॉज वन मैसिव सुपर कॉन्टिनेंट, ये एक बहुत बड़ा खुशकी का टुकड़ा था, कॉल्ड पेंजिया, जिसको पेंजिया के नाम से पुकारा जाता है। पेंजिया मीन्स ऑल अर्थ, पेंजिया किसको कहते हैं, मुकम्मल जमीन को, तमाम जमीन को। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय अ जर्मन अर्थ साइंटिस्ट, इसको एक जर्मन जियोलॉजिस्ट या अर्थ साइंटिस्ट एल्फ्रेड वैगनर ने इस नजरिए को पेश किया। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वैगनर के मुताबिक the internal movements of the earth broke apart the supercontinent, के ज़मीन की अंदरूनी हरकत यानी जलजलों की वजह से, आतिशफानी अमल से, और ज़मीन के अंदर जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं उनकी वजह से ये जो सुपर कंटिनेंट जिसको पेंजिया कहा जाता है, ये टूटना फूटना शुरू हुआ, फॉर्मिंग प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, और फिर ये टूट फूट करके मौजूदा ज़माने के ये बर्र-ए-आज़म और समुंदर मार्ज़ वजूद में आया। दिस थ्योरी इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको बर्र-ए-आज़मी ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से या बर्र-ए-आज़मी ड्रिफ्ट के नाम से पुकारा जाता है। और दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड इन 1915 बाय एल्फ्रेड वैगनर, ये 1915 में एक जर्मन साइंटिस्ट एल्फ्रेड वैगनर था, वैगनर ने इस नजरिए को पेश किया था। अब इसमें डायग्राम में पेंजिया को देख सकते हैं कि ये यूरोप है, ये आप कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका है, और इससे ये दरमियान में इक्वेटर है। इक्वेटर से ऊपर वाली ज़मीन को आजकल हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, लेकिन उस वक्त इस सारे इलाके को किस नाम से पुकारा गया, जो एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका वगैरह पर, इसको लारोशिया के नाम से पुकारा गया। यानी मौजूदा ज़माने के जो इलाके इसमें शामिल थे लारोशिया के अंदर, उसमें शुमाली अमेरिका था, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का
कौन सा इलाका, ये चाइना, जापान, साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये रशिया के इलाके, सेंट्रल स्टेट्स और यूरोप के इलाके इसमें शामिल थे। इसके बरक्स नीचे वाला एरिया जो कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक पर मुश्तमिल था, इसको उन्होंने गोंडवाना लैंड का नाम दिया। तो दुनिया जो है वो पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट की शक्ल में थी और इनके एक साइड पर जो दोनों साइडों पर जो समुंदर था, उस समुंदर का नाम था टीथियस सी। उसको, उस बड़े समुंदर का क्या नाम था? टीथियस सी। और ये खुशकी के तमाम टुकड़े आपस में जुड़े हुए थे। स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ कि जमीन में जब ये टूट फूट शुरू हुई और टूट फूट की वजह से ये खुशकी के टुकड़े जो है वो अलग अलग होते गए। अब अलग हुए तो अलग होने के बारे में कॉन्टिनेंटल डी थ्योरी सपोर्टिंग एविडेंस की, ये बर्र-ए-आज़म जब टूटने फूटने शुरू हो गया, धकेलने शुरू हुए, तो इसके बारे में अल्फ्रेड वैगनर ने क्या शवाहिद पेश किए, वो शवाहिद देख लें कि अल्फ्रेड वैगनर प्रोवाइडेड सम एविडेंसेस टू सपोर्ट दिस थ्योरी। इस थ्योरी के लिए अल्फ्रेड वैगनर ने कुछ मुशाहिदात करने के बाद कुछ चीज़ों के सबूत, दलाइल पेश किए इस नज़रिए की फेवर में। पहला सबूत ये था, पहला आर्गूमेंट ये था कि द रिमार्केबल जिक्सा लाइक फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। उसने कहा कि तमाम बर्र-ए-आज़मों के ये टुकड़ों को अगर बाहम वापस आपस में जोड़ा जाए, उनको मिलाया जाए जिक्सा पजल के ज़रिए से, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, वापस ये एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिससे साबित होता है कि ज़माना कदीम में ये तमाम खुशकी के जो टुकड़े आज अलग अलग नज़र आते हैं, ये जो मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स की शक्ल में नज़र आते हैं, ये क्या थे, एक पेंजिया की शक्ल में, एक सुपर कॉन्टिनेंट की शक्ल में मौजूद। Fossils of same plants and animals found in areas that had been once connected in the past. अब फॉसिल्स को उन्होंने स्टडी किया नॉर्थ अमेरिका और उसने साउथ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका से उसने देखे उसके ईस्टर्न साइड की वहाँ की रॉक्स को, वहाँ के चट्टानों और पौधों और जानवरों की जो नबातात, चट्टानों के जो से जो वाक़यात मिले, उनको जब उसने इस वेस्टर्न साइड के यूरोप और अफ्रीका की जो वेस्टर्न कोस्ट हैं, वहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, उनके साथ मिलाया तो आपस में मुशाबत, उनमें सिमिलरिटीज पाई जाती थी, सिमिलर रॉक फॉर्मेशन थी। द प्रेजेंट डे नॉलेज शोज दैट, मौजूदा ज़माने का जो मालूमात हैं, ये इल्म है, ये जाहिर करता है दी कॉन्टिनेंट्स आर स्टिल मूविंग, कि ये बर्र-ए-आज़म आज भी हरकत कर रहे हैं, आज भी मूव कर रहे हैं, और मूव करते हुए उनकी जो मौजूदा शक्ल है आपके सामने है कि जो बर्र-ए-आज़म है इनकी जस्ट लाइक दिस शेप है। ये आपके सामने देखें कि एक बहुत बड़े बर्र-ए-आज़म की शक्ल में ये खुशकी का टुकड़ा, ये पेंजिया था। अब इस डायग्राम में आप देखें कि इनकी कैसे टूट फूट हुई, कि ये यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया का इलाका, फिर ये नॉर्थ अमेरिका, फिर आप देखेंगे ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये इंडिया देखें, ये इसके साथ ऑस्ट्रेलिया था, ये अफ्रीका था। ये देखेंगे हमारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट, हम कहाँ पे थे? हम साउथ में थे। अब ये दरमियान में से लाइन मैंने पिछले डायग्राम में भी आपको पेंजिया वाली वो जो डायग्राम दिखाई है, उसमें आप देखें थे कि ऊपर वाली, इस इक्वेटर से ऊपर वाली दुनिया को किस नाम से पुकारा जाता था? ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, इससे ऊपर वाली दुनिया को लारोशिया के नाम से पुकारा जाता था। और लारोशिया में जो इलाके शामिल थे वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया का वो इलाका जो कि रशिया, सेंट्रल स्टेट, साउथ, ये चाइना पर मुश्तमिल था, और यूरोप सारे का सारा यूरोप इसमें शामिल था, जिसको हम लारोशिया के नाम से पुकारते थे। जबकि नीचे वाला जो इलाका था, जो आपके सामने आज अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया अपनी जगह पे है, अंटार्कटिक है, लेकिन ये हमारी जो सब कॉन्टिनेंट जो है वो ये मूव करता हुआ ये आज जो है ये कहाँ पर पहुँच गया है? ये
नॉर्थ की तरफ पहुंच गया और नॉर्थ में जाकर ये इसने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स की शक्ल में पहुंच गया है। अब ये ब्रोक अप ऑफ सुपर कंटिनेंट, ये देखें ये यूरोप प्लस एशिया का एरिया है, ये इंडिया देखें ये फ्लोट करता हुआ इसके करीब पहुंच चुका है जिसको हम सब कंटिनेंट कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया देखें ये भी फ्लोट कर रहा है, लेकिन अभी तक ये साउथ में है। ये अंटार्कटिक है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। ये पहली पोजीशन थी और अगर इन सबको आपस में मिला है जिक्सा पजल से तो ये वापस एक सुपर कॉन्टिनेंट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने डायग्रामेटिकली आपने देखा। उसके बाद आफ्टर चेंजिंग शेप ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, जो मॉडर्न वर्ल्ड आपने देखा कि ये पेंजिया था जो लॉरेशिया और गोंडवाना पर मुश्तमिल था। फिर इसमें देखें ये नॉर्थ अमेरिका, ये यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका वगैरह ये थे। दूसरी शक्ल इसकी ये बनी। फिर यहाँ से इसकी तीसरी शक्ल ये बनी। ये देखिए मुख्तलिफ स्टेजेस से, पहली स्टेज ये थी जो कि 237 मिलियन ईयर्स अगो की शेप है पेंजिया की। सेकंड शेप इसकी 195 मिलियन ईयर्स अगो की है, ये शेप थी। फिर 152 मिलियन ईयर्स अगो तो ये इस शेप में आ गया। और फिर जो 60 मिलियन, आज से 60 मिलियन साल पहले इसकी ये शक्ल ये बनी। और ये मौजूदा शक्ल आप ये देखेंगे ये 7 कॉन्टिनेंट्स पर है। ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिक है। अब ये और ये देखिए ऊपर वाला ये आर्टिक, ये मौजूदा यानी आपको जो मॉडर्न वर्ल्ड नजर आ रही है वही शक्ल की है। ये देखें कि 237 मिलियन साल पहले जमीन किस शक्ल में थी, पेंजिया की शक्ल में। ये पेंजिया दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लॉरेशिया प्लस गोंडवाना लैंड में। फिर ये 152 मिलियन ईयर अगो में इसमें मजीद चेंजिंग आई। और ये देखें अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 150। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये इंडिया जिसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं ये चले गया, ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ हिस्सा टूट गया, ये अफ्रीका वगैरह इससे भी कुछ हिस्से टूट कर इस साइड पे चले गए। ये नॉर्थ अमेरिका अपनी जगह पर, ये स्टेबल प्लेट से अपनी जगह पर ये प्लेट मूव करती हुई जाकर एशिया के साथ जुड़ गई। तो अब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है और मौजूदा शक्ल ये देखें कि मॉडर्न वर्ल्ड मौजूदा ये आपके सामने। और ये देखें कि एशिया ये हमारा सब कंटिनेंट ये पहुंच चुका है, जिसको ये इंडिया आपको यहाँ पर नजर आ 66 मिलियन ईयर्स अगो। और आज जो मॉडर्न वर्ल्ड में देखेंगे ये जाकर इंडो ऑस्ट्रेलिया, ये इनके दरमियान में ये फॉल्ट लाइन है, ये फॉल्ट लाइन एरिया है। यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट है जो सबसे बड़ी प्लेट है खुश्की की, और इसके साथ आकर टकरा रही है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो बड़ी प्लेट की ये हसीयत है वो नीचे छोटी प्लेट्स के नीचे धंस जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने मौजूदा इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देख लिया है कि ये इसके बारे में सबूत जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने पेश किए वो भी देख लिए कि बराज़मी ड्रिफ्ट नज़रिए को तकवीद देने के लिए वैगनर ने जो दलाइल पेश किए उससे भी आपको पता चल गया। और उनके नमूनों से और जो एविडेंसेस पेश किए, पहला उसने एविडेंस ये पेश किया था कि वैगनर के जो उस वक्त के हामी जो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे जिसमें एफ बी टेलर था और साउथ अफ्रीका के मायर टेलर टी अलेक्जेंडर डू शामिल हैं। और वो इस सिलसिले में उन्होंने भी चंद एक नुकात पेश किए जिसमें जो वैगनर के नज़रिए को सपोर्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, जिसमें पहला था कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के जो ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न इलाके या जो उसके ईस्टर्न कोस्टल एरिया से चट्टानों के मिलने वाले नमूने और इनमें मौजूद जानवरों और पौधों के जो बाकियात हैं, फॉसिल्स हैं, और इन चट्टानों की उम्रें यूरोप और अफ्रीका, यानी ये यहाँ से और यहाँ से जो बाकियात मिले हैं ये यूरोप है, ये अफ्रीका के जो मगरबी साहिल के इलाकों की चट्टानों से बहुत हद तक मुशाबहत है। इसके अलावा दूसरे शवाहिद उन्होंने पेश किए कि इन बर्राज़म यानी नॉर्थ अमेरिका में अपैलेशियन के जो कोयले के और वस्ती अमेरिका में जो कोयले के जो रिजर्व्स हैं वो भी ये साबित करते हैं कि कभी की ये खुश्की के टुकड़े जो हैं वो इक्वेटर के करीब थे। अभी ये देखेंगे ये मिड लैटिट्यूड्स पर चलेंगे,
क्योंकि जंगलात ज़्यादातर नबातात, सबसे ज़्यादा नबातात जो पाई जाती है वो गर्म और मरतूब आबो हवा के इलाकों में होती है, और वो गर्म और मरतूब किस्म की आबो हवा जो इक्वेटर पर ही पाई जाती है। जबकि आज ये इलाके मोतदिल यानी टेम्परेट क्लाइमेटिक यानी मिड लैटिट्यूड्स पर वाक़ हैं, जो बर्राज़मी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की का एक सपोर्टिंग एविडेंस है। फिर इसी तरह उसने कहा कि अगर समुद्री सतह पर पाई जाने वाली चट्टानों का मैग्नेटिज्म मापा जाए, वो मैग्नेटिज्म समुद्र के अंदर जो रॉक्स पाई जाती हैं, तो पता चलता है कि ये चट्टानें ज़मीन की सतह पर अपनी तख्लीक से लेकर अब तक मुख्तलिफ मराहल से गुजर चुकी हैं। माहिरीन का गुजर चुकी हैं। माहिरीन का एक और ग्रुप भी है जो बर्राज़मी ड्रिफ्ट के नज़रिए पर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये अल्फ्रेड वैगनर जो पेश की, इसको वो तनकीद करता है, और वो साइंटिस्ट इसे फिजिकली बेसिस पर मुस्तरद करते हैं। उनमें आर्थर होम्स है, उसने 1939 में कन्विक्शनल सेल्फ थ्योरी पेश की, जो कुर्राज के अंदरूनी गर्म और पिघले हुए हिस्सों में होता है और बर्राज़मों की तख्लीक का बायस बना है। यानी उसने कहा कि ये जो कन्विक्शनल सेल्फ थ्योरी पेश की है। लेकिन बकौल वैगनर ज़मीन की जो कशिश शक्ल है, जो कि इक्वेटर और उसके करीबी इलाकों में आजकल कदर कम है, वो ज़माना कदीम में कभी बहुत इस कदर थी कि वो बर्राज़मों की हरकत का बायस बनी। जबकि वैगनर के नज़रिए के हामी टेलर का ख्याल है कि जब ये जो चांद जो हमारी ज़मीन से अलग होकर इसके गिर्द और सूर्य के गिर्द रिवॉल्व करने लगा, इसकी वजह से सतह ज़मीन पर एक घड़ा पैदा हुआ, जिसको जो टेलर है वो कहता है कि ये पैसिफिक ओशन, जो ये चांद का ये हिस्सा जो टूट कर ज़मीन से निकला है, तो ये जाकर उसके गिर्द रिवॉल्व करें, ये इसकी जगह क्या बना है, पैसिफिक ओशन मार्ज वजूद में है, जो कि ज़मीन के बालाई हिस्से में इस घड़े की खला से की वजह से सतह फट कर मुतहर्रिक हुई, और ज़मीन का कुर्रा हिजरी जो पहले वहाँ में एक जगह मुर्तकिज़ था, मुख्तलिफ बर्राज़मों की शक्ल में नमूदार हुआ। तो ये मुख्तलिफ नज़रियात हैं। अब आते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक्स और टेक्टोनिक्स प्लेट्स के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो बर्राज़मों के सिरकने का नज़रिया, जो मॉडर्न नज़रिया, उसकी जो बेस है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की शक्ल में है, प्लेटों के सिरकने के नज़रिए से, प्लेटों की हरकत की वजह से। According to this theory, इस थ्योरी के मुताबिक, इस नजरिए के मुताबिक, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। जमीन के जो क्रस्ट है, पोत है, उसको मुख्तलिफ सेगमेंट्स, उसको मुख्तलिफ टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड प्लेट्स आर लिथोस्फेरिक प्लेट्स। इन सेगमेंट्स को प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। एंड दीज आर नाउन एज टेक्टोनिक प्लेट्स, और इनको टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से पुकारा जाता है। इनके बारे में हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्रस्टल प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बेसिकली जो बड़ी प्लेट्स हैं वो नॉर्थ पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और साउथ अमेरिकन प्लेट है, जो कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के नाम से इनको पुकारा जाता है, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स के नाम से पुकारा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्लेट्स थी, इसके बारे में आप इसको देख भी सकते हैं इस डायग्राम में। एक्टिव वॉल्केनोज, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड द रिंग ऑफ फायर, ये आपके सामने मौजूद है। ये यूरेशियन प्लेट है, यूरोप प्लस एशिया पर मुश्तमिल है। इसके साथ साथ ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसके दरमियान में ये मूव करती हुई यहाँ तक ये हमारा सब कॉन्टिनेंट का ये सदर्न पार्ट्स है, ये भी इस पर मुश्तमिल है। और सब कॉन्टिनेंट भी इंडो ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान दोनों पर मुश्तमिल है। फिर आप देखें, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये नाज़का प्लेट, ये इंडीज के साथ साथ का ये कोकास प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंट, ये पैसिफिक ओशन प्लेट्स है, ये अंटार्कटिक प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये अरबियन प्लेट जो उसके साथ साथ अरबियन प्लेट है, फिर ये यूरेशियन प्लेट, ये आपके सामने। तो ये सारी प्लेट्स के बारे में हम डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे। और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों है,
कि बहर-अल-कायल के हाशियाई इलाकों के साथ साथ चलने वाले जो आतिशशानी अमल जो है वो आतिशशानी पट्टी इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से पुकारते हैं। दुनिया के तमाम बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिलों की पट्टियाँ मसलन आप देखें, एशिया में देखें तो ये हिमालय, एल्पस, रॉकीज, एंडीज भी इन्हीं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की ऐसी हदूद के दरमियान वाक़ हैं जो दो मुख्तलिफ यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के एक दूसरे के करीब आने या एक दूसरे से डाइवर्ज होने से उनसे और उनके टकराव से ये पहाड़ बने हैं, जिसमें हिमालय जो है वो यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के टकराने से मार्ज वजूद में आया है। तो इसके बारे में हम आगे वाले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में और प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। आज का टास्क आपके लिए इस लेक्चर में आपने डिटेल के साथ आपने पढ़ना है और याद भी करना है कि राइट डाउन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विद स्पोर्टिंग एविडेंस के। स्पोर्टिंग एविडेंस मैंने आपको समझा दिए हैं, डायग्रामेटिकली भी समझाया है। और व्हाट इज मीन बाय टेक्टोनिक प्लेट्स, वो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं, कौन कौन सी प्लेट्स हैं, और फिर ये मैप की मदद से मैंने आपको उनके नेम भी और उनकी लोकेशन भी आपको दिखाई है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।